नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, अपन एनसीईआरटी फॉर ऑल एग्जाम हिस्ट्री क्लास 7 के नोट्स एंड जीके की सीरीज की बात कर रहे थे, जिसके अंदर आज अपन आपके छठे अध्याय नगर व्यापारी और शिल्प जन के अध्याय के अंदर महत्वपूर्ण नोट्स तथा जीके के प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं के बारे में बातचीत करेंगे। आगे के 5 आपके जो अध्याय हैं उनकी सारी की सारी वीडियो जो आपके यूट्यूब चैनल लक्ष्मण धारा के प्लेलिस्ट, ये जो वीडियो के साथ में प्लेलिस्ट का जो ऑप्शन है, यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट ढूंढनी है और इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको देखनी है क्लास 7 एनसीईआरटी, और ऐसे करके जो भी अपनी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है उसके अंदर सारी की सारी यहाँ अपलोड की गई है, तो आप यहाँ आके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपन शुरू कर लेते हैं आज के चैप्टर को। ठीक है, ओके। तो अध्याय का नाम है नगर व्यापारी और शिल्पजन। ओके, आवाज वगैरह बिल्कुल क्लियर आ रही है? ओके, ठीक है। नगर व्यापारी और शिल्पजन, इस अध्याय के अंदर से महत्वपूर्ण किस तरीके के आपके नोट्स बनते हैं, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मध्य और दक्षिणी भारत में व्यापार और शिल्पकारी उत्पादन के प्रमुख केंद्र। देखो, मध्य और दक्षिण भारत के अंदर इस टाइम शिल्प उत्पादन के केंद्र कौन कौन से थे, तो ध्यान रखना। सबसे ऊपर बात करें तो काबुल, ठीक है, फिर पुष्कर, अजमेर, वृंदावन, फिर नीचे आ जाओगे तो सोमनाथ, अहमदनगर, सूरत एक मुख्य नगर था, बरार, मुर्शिदाबाद, कलकत्ता, बीदर, गोलकुंडा, बीजापुर, बम्बई, हम्पी, मसूलीपट्टनम, ये अपने अध्याय के अंदर महत्वपूर्ण नगर रहेंगे। ठीक है, उसके बाद में कमालीपुरम, ठीक है, स्वामी कमालीपुरम के बाद में कमालपुरम, और उसके बाद में स्वामीमलाई, तिरुपति, मद्रास, महाबलीपुरम, कांचीपुरम, तिरुवनमलाई, उरेयूर, तंजावुर और मदुरै, ये प्रमुख अपने शिल्प निर्माण के केंद्र रहे हैं। ठीक है, चलो। चोल वंश का प्रशासनिक केंद्र के रूप में स्मरण। अब देखो, चोल वंश जो है वो किस तरीके से था, तो चोल राजाओं की जो राजधानी थी वो तंजावुर थी। कौन सी राजधानी थी? तंजावुर इनकी राजधानी थी। चोल राजाओं के क्षेत्र में बहने वाली बारामसी नदियां, कावेरी नदी जो आपको यहाँ दिख रही है, कृष्णा और कावेरी नदी, ये रही कावेरी नदी। ठीक है ना, ये कावेरी नदी वहां बारामासी नदियों के रूप में जानी थी। राजराज चोल द्वारा निर्मित राजेश्वर मंदिर की घंटियां बजती हुई सुनाई देती हैं। लोग नगर के वास्तुकार कंजरमल राजराज पैथरू चंद की वास्तुकला की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते थे। तो जो राजराज प्रथम ने राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, उसका वास्तुकार कौन था? कंजरमलन राजराज पैथुर चंद। ठीक है ना, पैथुरथन, बड़ा गजब का नाम है। ठीक है, इस मंदिर के अलावा नगर में अनेक राजमहल हैं जिनमें कई मंडप बने हुए हैं। राजा लोग इन मंडपों में अपना दरबार लगाते। तो ध्यान रखना, इन मंदिरों के दरबार के अंदर मंडप बने हुए हैं और इन मंडपों के अंदर राजा लोग अपना दरबार लगाते हैं। यहीं से वे अधीनस्थों के लिए आदेश जारी करते हैं। नगर में सैन्य शिविर बने हुए हैं। तंजावुर एक नगर मंदिर का उदाहरण है। तंजावुर एक मंदिर नगर, यानी एक मंदिर है जिसके आसपास नगर बना हुआ का उदाहरण है। शासक अपनी देवी देवताओं के प्रति अपनी भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनाते थे। ध्यान रखना, शासक क्यों मंदिर बनाते थे? क्योंकि अपने देवी देवता के प्रति कितनी भक्ति है। मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार और साहूकारी में लगाते थे। ठीक है, आगे देखो, कांसा, घंटा और धातु और लुप्त मोम तकनीक। कांसा एक मिश्रित धातु होती है जो तांबे और रांगे अर्थात टिन के मेल से बनती है। किसके मेल से बनती है? तांबा प्लस रांगे यानी टिन, दोनों मिलकर के कांसे का निर्माण करते हैं। चोल कालीन कांस्य मूर्तियां लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। कौन सी? चोल कालीन कांस्य की मूर्तियां लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुशीराबाद, आप इस मैप में देख सकते हैं, मुर्शिदाबाद नहीं है, मुर्शिदाबाद, ये रहा।
कौन सी नदी? भागीरथी नदी। ये लो, पश्चिम बंगाल के आसपास निकट स्थित है। तो देखो, चोलकालीन कांस्य मूर्तियां लुप्त मोम से बनाई जाती थी। पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था। वह 1704 में बंगाल की राजधानी बना। तो कब बना बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद? तो ये 1704 के अंदर बंगाल की राजधानी के रूप में माना गया। ठीक है। कुछ मंदिर जो नगर मंदिर के रूप में विकसित हुए, देखो मध्य प्रदेश में बिल्ल स्वामिनी यानी बिलसा या विदिशा, और गुजरात में सोमनाथ, ये मंदिर नगर के रूप में विकसित हुए। वृंदावन उत्तर प्रदेश और तिरुवन्नमलाई तमिलनाडु और अजमेर के राजस्थान के जो मंदिर और क्षेत्र है ये भी नगर मंदिर के रूप में विकसित हुए। और अजमेर 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी था और आगे चलकर मुगलों के शासन में वह सूबा मुख्यालय बन गया। सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मुईदुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी यहाँ आपके अजमेर के अंदर स्थित है। कहाँ पे है? अजमेर। अब है छोटे नगरों का संजाल। जो आपकी पुस्तक के अंदर जो चैप्टर दिए हुए हैं, जिस तरीके के बिंदु दिए हुए हैं, उन्हीं के आधार पर अपन ने नोट्स तैयार किए हैं। तो बिल्कुल उसी आधार पर चलते हुए देखें कि नगरों में आमतौर पर एक मंडपिका, बाद में जिसे मंडी कहा जाता था, होती थी। जितने भी नगर होते थे, इन नगरों में एक मंडपिका यानी एक मंडी होती थी, जहां आसपास के लोग वाले, आसपास के गांव वाले अपनी उपज बेचने आते थे, जैसे कि वर्तमान में भी यही होता है। इसमें ऐसी गलियां थी जहां दुकानें एवं बाजार लगते थे, जिन्हें हट कहा जाता था, और बाद में इसका नाम हाट कहा जाने लगा था। जैसे कि आज के हाट बाजार होते कि नहीं होते, उसी प्रकार। बाजारों पर कर, यह राजस्थान से प्राप्त एक 10वीं शताब्दी के अभिलेख का सारांश है, जिसमें वे शुल्क दिए गए हैं जो मंदिर प्राधिकारियों द्वारा वस्तुओं के रूप में वसूले गए। तो यहाँ मंदिर के जो प्राधिकारी होते थे वो भी कई बार टैक्स वसूलने का कार्य करते थे। जैसे देखो, शक्कर और गुड़, रंग, धागा, रुई, नारियल, नमक, सुपारी, मक्खन, तिल के तेल पर और कपड़े पर कर लगाए जाते थे। देखो कितने गजब करते, देखो कहाँ कहाँ लगाए जा रहे हैं। मंदिर में ये टैक्स लगते थे, शक्कर, गुड़, रंग, धागा, रुई, नारियल, नमक, सुपारी, मक्खन, नील आदि के ऊपर ये टैक्स लगाए जाते थे। इसके अलावा व्यापारियों पर, धातु की चीज़ें बेचने वालों, आश्वकों, तेल, पशुआरों और अनाजों के बारे में बोरों पर भी कर लगाए जाते थे। इनमें से कुछ कर जो वस्तु के रूप में और कुछ अन्य नकद के रूप में भी वसूले जाते थे। ठीक है ना। तो ये कुछ नकद के रूप में वसूले जाते थे और कुछ वस्तु के रूप में वसूले जाते थे। ठीक है, आगे देखो, बड़े और छोटे व्यापारी। क्योंकि व्यापारियों को अनेक राज्यों तथा जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए वे आमतौर पर काफिले बनाकर एक साथ यात्रा करते थे और अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापारी संघ अर्थात गिल्ड का निर्माण करते थे या गिल्ड बनाते थे। और महत्वपूर्ण गिल्ड की बात करें तो मणिग्राम और नाना देशी व्यापार संघ थे। ध्यान रखना, मणिग्रामम और नाना देशी दो व्यापारिक संघ थे। लाल सागर के बंदरगाह में बेचे जाने वाले भारतीय मसाले और कपड़े इतालवी व्यापारियों द्वारा खरीदे जाते थे और वहां वे उन्हें यूरोपीय बाजारों में पहुंचाते थे। तो ये ध्यान रखना, भारत में जितने भी कपड़े बनते थे वो लाल सागर के बंदरगाह में बेचे जाने वाले भारतीय मसालों और कपड़े जो लोग हैं, इतालवी लोग इनको खरीदते थे और बाद में ये आगे यूरोपीय लोगों को बाजारों में बेचे जाते थे। नगरों में शिल्प कला, देखो नगरों के अंदर शिल्प कला किस तरीके से होती थी। देखो, बीदर के शिल्पकार तांबे, देखो बीदर के शिल्पकार तांबे तथा चांदी में जड़ाई के काम के लिए इतने प्रसिद्ध थे कि इनकी शिल्प कला को बीदरी नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? बीदरी नाम दिया गया। पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय, जिसके अंदर 5 लोग शामिल थे, सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई। और ये जो बीदरी कला है ना, वो आपके इस तरीके से दिखती थी। जैसे ये एक धूप जो मोमबत्ती रखने का आइटम है और इसके ऊपर ये देखो इस तरीके की जो कला दिखती है, ये जो लोग हैं बीदरी कलाकार कहलाते थे। या जो चांदी के या तांबे के बर्तन के ऊपर इतनी जड़ाई का काम होता था बारीक तरीके से, उसे बीदरी कला कहा जाता था। ठीक है। उसके बाद में हम्पी की वास्तुकला का सौंदर्य। हम्पी की एक क्षेत्र है जो कि आपने मैप में देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर जाके वापस वीडियो के अंदर मैप दिया हुआ या आपको इस नोट्स के अंदर मिल जाएगा प्रिंट, तो आप देख सकते हैं। हम्पी की वास्तुकला के बारे में देखें तो हम्पी नगर जो है वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है।
ये 1336 में स्थापित होकर के विजयनगर साम्राज्य की राजधानी बना। ध्यान रखना, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी बना। किले की दीवारों के निर्माण में कहीं भी गारे, चूने जैसी किसी भी जोड़ने वाले मसाले का प्रयोग नहीं किया गया है। शिलाखंडों को आपस में फंसाकर इसको गूंथा गया है। तो ये जो चित्र देख रहा है ये इसी का चित्र है। हम्पी के किले की जितनी भी दीवारें हैं उनको कभी भी गारे, चूने जैसे किसी भी जोड़ने वाले मटेरियल से इनको नहीं जोड़ा गया है। ये केवल और केवल शिलाखंडों को आपस में फंसा करके इसको तैयार किया गया है। उन दिनों हम्पी के बाजारों में मूरों, जो मुस्लिम सौदागरों के लिए समूह के रूप में प्रयुक्त होने वाला एक नाम था, टेटियों, पुर्तगालियों जैसे यूरोपीय व्यापारियों के एजेंटों का जमघट लगा रहता था। हम्पी के विट्ठल मंदिर का बना रथ, हम्पी के अंदर एक विट्ठल मंदिर है, उसके अंदर पत्थर का रथ बना हुआ है। कैसा रथ बना हुआ है? पत्थर का रथ बना हुआ है। मंदिर सांस्कृतिक गतिविधि के केंद्र होते थे। देवदासियां, विरूपाक्ष यानी शिव मंदिर के अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्षों में देव प्रतिमा के सामने राजा तथा प्रजाजनों के समक्ष नृत्य किया करती थी। महानवमी पर्व, जो आज दक्षिण में नवरात्रि पर्व के नाम से जाना जाता है, उन दिनों हम्पी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता था। ध्यान रखना, हम्पी का अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व कौन था? नवरात्रि या फिर महानवमी। 1565 में दक्कनी सुल्तानों गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के शासकों के हाथों विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का भी विनाश हो गया। और ये जो आपका विट्ठल मंदिर है, इस विट्ठल मंदिर का पत्थर का बना हुआ रथ जो आपको इस पिक्चर के अंदर दिखाया जा सकता है या आप इसको देख सकते हैं। एक पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेज ने 16वीं शताब्दी में हम्पी नगर का वर्णन कुछ इस प्रकार किया कि गोवा से आने वाले लोग जिस प्रवेश द्वार से गुजरते हैं, उस द्वार के भीतर राजा के एक अत्यंत सुदृढ़ प्राचीर बंद नगर बसा रखा है, जो दीवारों और बुर्जों से सुरक्षित है। ये दीवारें अन्य दीवारों की दीवारें जैसी नहीं हैं, बल्कि बहुत मजबूत राजगिरी का एक ऐसा नमूना है जो अन्य भागों में बहुत कम देखने को मिलेगा। उसके भीतर उसी रीति से बनाए गए भवनों की अत्यंत सुंदर कतारें, जिनकी छत चपटी है। ठीक है, तो ये ऐसा वर्णन मिलता है। उसके बाद में सूरत पश्चिमी का प्रवेश द्वार के कुछ जानकारियां वो भी देख लेते हैं, जैसे कि आपकी किताब के अंदर दिया हुआ है, वैसे इनमें से इंपॉर्टेंट चीजें अपने यहाँ पे ली है। तो सबसे पहले देखो, सूरत मुगल काल में केम्बे यानी आज के खंभात और कुछ समय बाद के अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात और पश्चिमी व्यापार का एक वाणिज्यिक केंद्र बन गया। सूरत ओरजमुखी की खाड़ी से होकर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था, क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते थे। तो ध्यान रखना, सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था, क्योंकि बहुत से हज यात्री यहाँ से रवाना होते थे। सूरत स्वदेशीय नगर था, जहां सभी जाति और धर्मों के लोग रहते थे। अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन ने 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा कि किसी भी एक वक्त पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े देखे जा सकते थे। तो बहुत गजब की बात है, क्योंकि इस प्रकार से अपने को पता चलता है कि ये एक स्वदेशीय नगर रहा होगा। हुंडियों को दूर तक मिस्र में काहिरा, इराक में बसरा और बेल्जियम के एंटवर्प के बाजारों में मान्यता प्राप्त थी। यहाँ जो हुंडी थी इस सूरत की, उसको दूर दूर तक मिस्र में काहिरा, इराक में बसरा, बेल्जियम में एंटवर्प के बाजारों में मान्यता प्राप्त थी। किंतु 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सूरत का भी अधःपतन हो गया। इसके कारण थे, तो देखो, पहला कारण था मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बाजारों तथा उत्पादकों को हानि, ये पहला कारण था। दूसरा, पुर्तगालियों द्वारा समुद्री मार्गों पर नियंत्रण और बंबई यानी वर्तमान मुंबई से प्रतिस्पर्धा, जहां से 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया था। और तीसरा जो कारण था, आज सूरत एक मुख्य वाणिज्यिक केंद्र है, वर्तमान में वाणिज्यिक केंद्र है। लेकिन ये दो प्रमुख कारण रहे हैं इसके उजड़ने के पीछे। और हुंडी क्या होती है? देखो, एक ऐसा दस्तावेज जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती है। हुंडी को कहीं अन्यत्र प्रस्तुत करके जमा की गई राशि प्राप्त की जा
सकती है। एक प्रकार का अकाउंट, बैंक अकाउंट है जिसमें हुंडी जमा रहती थी और इस हुंडी को कहीं पर भी उसको दिखा करके वो आपकी जमा राशि है उसको निकाल सकते थे। और जो सूरत की हुंडी थी उनको कहाँ कहाँ से निकाला जा सकता था, तो देखो कहाँ से निकाला जा सकता था, देखो काहिरा, बेल्जियम और एटवर्प। समझ में आया ना भिड़ू? ओके भिड़ू, तो भिड़ू अब पेन चेंज करेगा। ओके चलो, जोखिम भरा दौर मसूलीपट्टनम के लिए चुनौती। इसमें से क्या महत्वपूर्ण चीजें, देखो मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम नगर कृष्णा नदी के डेल्टाई क्षेत्र पर स्थित है। 17वीं शताब्दी में ये भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का एक नगर रहा। हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों के ईस्ट इंडिया कंपनी ने मसूलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए काफ़ी प्रयत्न किया, क्योंकि तब तक वह आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पतन बन गया था। मसूलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने बनाया था। ध्यान रखना, मसूलीपट्टनम का जो किला है वो हॉलैंड वासियों ने बनाया। जब मुगलों ने गोलकुंडा तक अपनी शक्ति बढ़ा ली थी, ये मतलब मसूलीपट्टनम का एक शहर है, गोलकुंडा तक अपनी शक्ति बढ़ा ली थी, तो उनके प्रतिनिधि सूबेदार मीर जुमला ने, जो कि स्वयं एक सौदागर था, हॉलैंड वासियों और अंग्रेजों को आपस में भिड़ाना शुरू कर दिया। दोनों ने लड़ना शुरू किया और 1686-87 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला दिया। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के एक गुमास्ते विलियम मेथवर्ड ने 1620 में इन शब्दों में मसूलीपट्टनम का वर्णन किया। गुमास्ते का मतलब होता है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त व्यापारी। यह गोलकुंडा का मुख्य पतन है जहां परम पूज्य ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एजेंट रखती है। ये एक छोटा नगर है पर घना बसा हुआ है, बिना किसी चार दीवारी के, और खराब तरीके से बना हुआ है। न ही यहाँ अच्छी जगह थी, इसीलिए सभी जल स्रोत खारे पानी के हैं। पहले ये एक गरीब मछुआरा नगर था, आगे चलकर यहाँ जहाज़ों के लंगर डालने की सुविधा शुरू हो गई, जिससे व्यापारी लोग यहाँ रहने लगे। चूँकि हमारे तथा हॉलैंड के निवासी यहाँ इस तट पर आते जाते रहते हैं, यह उनके लिए निवास की व्यवस्था करता है। तो ये एक अंग्रेज अधिकारी है जो इसके बारे में, विलियम मेथवर्ड है जो इसके बारे में अपने को जानकारी देता है। आगे, नए नगर और व्यापारी। अंग्रेजों, हॉलैंड वासियों और फ्रांसीसियों ने पूर्व में अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। भारत में तो मुल्ला अब्दुल गफूर और वीरजी वोरा, ए बी टाइम जब अंग्रेजी कंपनी भारत में आई नहीं, बी टाइम में लोग अपने तो बहुत बड़ा भारतीय व्यापारी होता। तो देखो कुछ बड़े भारतीय व्यापारियों जिनके पास बड़ी संख्या में जहाज थे, उनका मुकाबला किया। किसने किया? इन कंपनियों ने किया। इसी साल में शिल्पकारों की स्वतंत्रता घटने लगी। शिल्प जनी पेशगी की प्रणाली पर काम करने के लगे, जिसका अर्थ है कि उन्हें जिन यूरोपीय एजेंटों से पहले ही पेशगी ले ली गई थी, उन्हीं के लिए उन्हें कपड़ा बुनना होता था। पेशगी का मतलब है उनको ठेका दिया जाता था कि भाई तेरे को ये टेंडर दिया हुआ, तुझे इतने टेंडर को इतने काम तक, इतने कार्य पूरे करने तक करना है। ठीक है, आगे देखो। अब बुनकरों को अपना कपड़ा बुनाई के नमूने बेचने की स्वतंत्रता नहीं थी। उन्हें तो कंपनी के एजेंटों द्वारा निर्धारित डिजाइन के कपड़े पर ही अपनी मांग के अनुसार कपड़े बनाने होते थे, यानी उनकी जो मांग होती थी उसके अकॉर्डिंग काम करना होता था। 18वीं शताब्दी में बंबई, कलकत्ता, मद्रास नगरों का उदय हुआ, जो आज महानगर हैं। शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए जब बुनकर जैसी कारीगरी तथा सौदागरों यूरोपीय कंपनियों द्वारा इन नए नगरों में स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए। जैसे जैसे नए नगर बने तो वहाँ पे ब्लैक टाउन्स बना दिए गए। ब्लैक यानी देशी व्यापारियों और शिल्पकारों और मजदूरों के लिए बनाई गई जगह जो आपकी ब्लैक टाउन्स कहलाती थी, में सीमित कर दिया गया। ध्यान रखना इस शब्द को, ब्लैक टाउन्स, यानी जो स्थानीय व्यापारी थे, जो शिल्पकार थे या जो मजदूर थे, जो भारतीय थे, उनके लिए ब्लैक टाउन्स बनाए गए। तथा गोरे लोगों के लिए, यानी गोरे शासकों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज तथा कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम जैसी शानदार कोठियां अपने आवास हेतु बनाई। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। मद्रास के अंदर फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता के अंदर फोर्ट सेंट विलियम बनाई। अगर जानकारी अच्छी लग रही है तो अभी इसी यूट्यूब चैनल लक्ष्मण धारा यूट्यूब चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जो है उसको टप
करके प्रेस करें ताकि आपको आने वाली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। आगे देखो, जीके के क्वेश्चन से पहले वास्को डी गामा के बारे में जानकारी देख लेते हैं। तो वास्को डी गामा और कोलंबस 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविकों द्वारा समुद्री मार्ग खोजने के अभूतपूर्व प्रयास किए गए। बिल्कुल वह समुद्री मार्ग की खोज करने वास्ते खतरनाक एवं दिमाग लगा था। उनमें से अनेक नाविक भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचने का मार्ग खोजने और मसाले प्राप्त करने की इच्छा प्रेरित हुए। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा, और वास्को डी गामा कटे गो तो पुर्तगाल गो तो वो अटलांटिक महासागर ने पार करके अपनी यात्रा कैप ऑफ गुड होप से निकलकर हिंद महासागर की तरफ बढ़ा। कैप ऑफ गुड होप निकले और हिंद महासागर की तरफ भारत में पहुंचा, और उसने अपनी पहली यात्रा को पूरा करने में कम से कम 1 वर्ष का समय लगाया, और वह 1498 में कॉलीकट पहुंचा, और अगले ही वर्ष वो वापस अपनी राजधानी लिस्बन लौट गया। इस समुद्री यात्रा के दौरान उसके 4 में से 2 जहाज तो नष्ट हो गए, और 170 यात्रियों में से केवल और केवल 54 यात्री जिंदा ही बचे, क्योंकि प्रत्यक्ष खतरों के बावजूद जो मार्ग खोजे गए वो अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए। और इसके बाद अंग्रेज, हॉलैंडवासी और फ्रांसीसी नाविक ने यहाँ अनुसरण करना प्रारंभ किया। तो इसने किस तरीके से खोज की वो आप देख सकते हैं, और इसका फोटो देखो आप, कितना गजब का आदमी लग रहा भाई साहब, वास्को डी गामा, जिसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज का एक अन्य सुपर परिणाम निकला जिसकी किसी को आशा नहीं थी। एक इटली वासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग खोजने के लिए अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चिम की ओर यात्रा की। अब वास्को डी गामा तो पूर्व की ओर यात्रा की थी ना, हिंद महासागर आयो, लेकिन इन के करियो कोलंबस पश्चिम की ओर यात्रा शुरू की। और इसने नीचे उसका सोचना था कि भाई अबे पृथ्वी गोल है तो अपन पश्चिम से जाकर भी पृथ्वी पर आ सकते हैं, लेकिन जब ये यहाँ इधर निकला इसलिए वह पश्चिम की ओर से भारत पहुंच सकता था। जब ये 1492 में वेस्ट इंडीज की तट पर पहुंचा तो वेस्ट इंडीज इसका नाम इसी भ्रांति के कारण पड़ गया, और इसके पीछे स्पेन और पुर्तगाल के नाविक और विजेता भी वहाँ आते रहे, और उन्हें मध्य और दक्षिण अमेरिका के बड़े बड़े भागों को अपने कब्जे में कर लिया। अक्सर उन प्रदेशों की पहले वाली बस्तियों को नष्ट कर देते थे, ठीक है ना। अक्सर जो लोग आते थे तो जहाँ वो पहले बस्तियाँ थी उनको नष्ट कर देते थे और अपनी नई बस्ती बना लेते थे। तो ये तो थी वास्को डी गामा की कहानी। अब देखते हैं आपके इस अध्याय में से महत्वपूर्ण जो जीके के 1 लाइनर जो क्वेश्चंस है वो किस तरीके से बनते हैं। चलो एक एक करके देख लेते हैं। चोल शासकों की राजधानी तंजावुर किस नदी के किनारे स्थित थी? तो कावेरी नदी। तंजावुर के प्रसिद्ध मंदिर का नाम क्या था? राजेश्वर। तिरुपति मंदिर कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश। कांचीपुरम तथा मदुरै किस शहर के मंदिर नगर है भाई? तमिलनाडु के। प्राचीन काल में मक्का का प्रस्थान द्वार किसे कहा जाता था? सूरत। मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो किस नदी के डेल्टाई क्षेत्र पर स्थित है? तो कृष्णा नदी। मसूलीपट्टनम का किला किसके द्वारा बनाया गया? हॉलैंड वासियों के द्वारा बनाया गया। यूरोपीय ट्रेडिंग कंपनियों की व्यापारिक गतिविधियों का प्रभारी अधिकारी क्या कहलाता था? गुमास्ते कहलाता था। पुर्तगाल नाविक वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर कब पहुंचा? तो 1498 में। वेस्ट इंडीज की तट की खोज 1492 में किसके द्वारा की गई? क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा की गई। भारत के बड़े बड़े शहरों में बनाए गए ब्लैक टाउन्स किसके लिए बने हुए थे? तो भारतीय शिल्पकार व व्यापारियों के लिए इसे बनाया गया था। ये थे आपके 6ठे अध्याय में से महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चंस एंड नोट्स। नेक्स्ट मिलेंगे अपन 7वें अध्याय के महत्वपूर्ण नोट्स एंड 1 लाइनर जीके के क्वेश्चनों के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय। अब इस वीडियो के जस्ट नीचे आपको जो वीडियो देखने को मिलेगी वह मिलेगी आपके इस अध्याय में से बनने वाले महत्वपूर्ण मल्टी चॉइस क्वेश्चनों की। उन मल्टी चॉइस क्वेश्चनों की क्लास कंप्लीट होने के बाद अपन आपके इस अध्याय यानी 6ठे अध्याय के आगे जो अध्याय आएगा 7वां अध्याय के बारे में बातचीत करने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट करें, और इस वीडियो का लिंक जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जरूर ना
भूलना नहीं है, लिंक को शेयर करना है और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए।